हेलो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स का संपूर्ण विश्लेषण देखने वाले हैं हम लोग, जिसमें पहले बात कार्ल मार्क्स की अवधारणा में ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, आर्थिक आधार और अधिसंरचना, एलियन आर्थिक मूल्य, ये सभी जो है कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। उसके आगे हम लोग अब देखेंगे शोषण, वस्तु पूजा, झूठी चेतना, क्रांति और सर्वहारा का तानाशाही और साम्यवादी। एक एक करके हम सारी अवधारणाओं को विस्तार में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद। यह मार्क्स की समाज को समझने की मुख्य पद्धति है। इसके द्वारा मार्क्स समाज को समझते हैं। इसके अनुसार समाज का विकास आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के कारण होता है, न कि सिर्फ विचार और धर्म के कारण होता है। इतिहास की गति उत्पादन की विधियां और वर्ग संघर्ष से चलती है। समाज के सभी संस्थान जैसे में धर्म, कानून, राजनीति आर्थिक कारक पर टिकी हुई होती है। अब समाज विकास की अवस्था इस तरह है जैसे में कि आदिम साम्यवाद, फिर दास प्रथा, फिर सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, फिर साम्यवाद। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष में मार्क्स के अनुसार इतिहास का पूरा विकास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज में हमेशा दो प्रमुख वर्ग होते हैं। एक होता है शोषण करता हुआ, जो शोषित वर्ग होगा, जो दूसरे को शोषित करता रहता है। हर समाज में दो वर्ग होते हैं। पहला है शोषक वर्ग, फिर है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में उत्पादन के साधन का मालिक होना होता है, लेकिन शोषित वर्ग में मेहनत करने वाले वर्ग होते हैं। अब हम लोग शोषक वर्ग दूसरा देखेंगे। वर्ग संघर्ष उत्पादन संबंधों पर आधारित होता है। वर्ग संघर्ष उत्पादन संबंध पर आधारित होता है, न कि जाति, लिंग और नस्ल पे। पूंजीवाद समाज में संघर्ष किसके बीच में हो सकता है, ये बात आप बताइए। पूंजीपति वर्सेस मजदूर। लाभ पाने के लिए श्रमिक का शोषण हमेशा करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मजदूर वर्ग को वर्ग चेतना आने पर क्रांति होने लग जाती है। यह वर्ग संघर्ष इतिहास को आगे बढ़ाता है। आगे चलते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, फिर अब हम चलते हैं आगे। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक आधार और अधिसंरचना। अधिसंरचना में मार्क्स के अनुसार समाज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्थिक आधार, बेस, और दूसरा है अधिरचना। तो पहले नंबर पे हम लोग आर्थिक आधार देख लेते हैं। उत्पादन के साधन जैसे में पूंजी, मशीन, जमीन आदि। उत्पादन संबंध में मालिक और श्रमिक का संबंध, ये दोनों का संबंध होता है। यह समाज की आधारशिला होती है। अधिसंरचना में सुपरस्ट्रक्चर, धर्म, शिक्षा, राजनीतिक, कानून, परिवार, संस्कृति आदि, यह सभी जो है आर्थिक आधार पे ही टिका हुआ होता है। सब स्ट्रक्चर पे ही टिका हुआ होता है। अगर सब स्ट्रक्चर मजबूत नहीं रहेगा तो हमारे समाज में धर्म, शिक्षा, राजनीति की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी कमज़ोर पड़ जाएंगी। ये सारी ऊपर के पार्ट हैं, और ये जो बेसिक इकोनॉमिक पार्ट आता है वो हमारा आधार होता है। मार्क्स का तर्क है मार्क्स के तर्क के अनुसार आधार जो है अधिरचना को नियंत्रित करता है। यदि अधिक आधार बदलेगा तो अधिसंरचना भी बदलेगी। पूंजीवाद में अधिरचना जैसे धर्म और शिक्षा शोषण को वैध ठहराने में मदद करती है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख लीजिए और चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे एलियंस में इसका अर्थ होता है कि परायापन, अलगाव, अपनों से दूर हो जाना। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद समाज में मजदूर अपने श्रम, उत्पादन, खुद से वे अन्य लोगों से अलग हो जाते हैं। मतलब है कि श्रमिक को अपने काम और समाज में कोई आत्मीयता नहीं मिलती है। वह बस एक मशीन की तरह काम करते रहते हैं। लोगों के अंदर से इंसानियत, मानवता खत्म हो जाती है। मनुष्य एक मशीन के पुर्जे की तरह काम करने लगता है। अब बताया गया है कि इसके 4 प्रकार हैं। पहला है उत्पादन से जन का विभाजन, श्रम में एलियंस फ्रॉम प्रोडक्शन। उत्पादन की प्रक्रिया में एलियंस का काम है। श्रमिक सिर्फ एक हिस्सा करता है, बल्कि पूरे कार्य पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है।
श्रमिक अपने ही मानवीय सार से विभाजित हो जाता है। मजदूर अन्य मजदूरों से और समाज से विभाजित हो जाता है। प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत संघर्ष बढ़ता जाता है। तो ये सारा हमारे एरेंस के थ्योरी में आता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, एक नज़र देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अधिशेष मूल्य। मार्क्स की अर्थशास्त्रीय अवधारणा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। जब श्रमिक जितना काम करते हैं उसका पूरा मूल्य उसे नहीं मिलता है, यानी कि श्रमिक जो मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत के हिसाब से उन्हें उनकी तनख्वाह, उनकी मजदूरी उसे नहीं दी जा रही है, तो मालिक जो अतिरिक्त लाभ कमाता है उसे अधिशेषण मूल्य कहा जाता है। मजदूर अपने श्रम शक्ति से पूंजीपति को बचाता है। मजदूर अपने श्रम शक्ति पूंजीपति को बेचता है, जिससे वो हर रोज़ 8 से 10 घंटे काम करता है। उसे सिर्फ जीविका यानी मजदूरी दी जाती है, यानी बस उतना ही जीविका दिया जाता है जिससे कि उसका 2 टाइम का खाना बन सके। लेकिन वह जो उत्पादन करता है उसका मूल्य उसकी मजदूरी से कहीं ज़्यादा होता है, और जो बाकी बचा हुआ पैसा रह जाता है वही पूंजीपति अपने पास रख लेता है। इससे मजदूर हमेशा गरीब ही बना रहता है और पूंजीपति जो है वो हमेशा अमीर बनते जाते हैं। मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को जो खुद अपने पास रख लेता है वही मूल्य अधिशेष मूल्य है। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देखते हैं। जब एक मज़दूर दिन में 500 रुपये की मजदूरी करता है, लेकिन उसे दिन का 2000 का उत्पादन करना होता है। एक मज़दूर की मजदूरी 500 रुपये है, लेकिन वो पूरे दिन का 2000 उत्पादन करता है। लेकिन जो 1500 रुपया बच गया वो 1500 रुपया मालिक अपने पास लेके चला जाता है, तो इसे ही अधिशेष कहते हैं। ये हमारे समाज में शुरू से चलता आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं शोषण। जब मजदूर अपने काम का पूरा मूल्य नहीं पाता है और मालिक उस पर लाभ कमाता है तो उसे ही शोषण कहते हैं। हमारे यहाँ शोषण की व्यवस्था बहुत पुरानी से चली आ रही है। पूंजीवाद में शोषण खुला जबरदस्ती नहीं, बल्कि यह एक आर्थिक व्यवस्था का माध्यम बन गया है। लोगों ने एक पर्दा लगा दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मजदूर को उसके काम के घंटे के हिसाब से सिर्फ थोड़ी मजदूरी मिलती है, लेकिन उसका बनाया उत्पादन मालिक को सबसे ज़्यादा मुनाफा देता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। यह शोषण अधिशेष मूल्य से ही पैदा होती है, यानी कि मालिक जब मूल्य रख लेता है तो श्रमिक ने पैदा किया लेकिन पाया नहीं जाता है। मार्क्स ने इसे कानून लेकिन अनैतिक शोषण कहा है, क्योंकि यह बाजार और वेतन के नियम की तरह होती है, फिर भी अन्यायपूर्ण होती है। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, श्रमिक 10 घंटे काम करता है, उसे 3 घंटे की मजदूरी मिलती है। बाकी के जो 7 घंटे का पैसा होता है, जो लाभ बनता है, वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है, और इसे ही शोषण का नाम दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वस्तु पूजावाद। जब लोग वस्तु के आदान प्रदान और कीमत को ही असली मान लेते हैं और उसके पीछे की असली श्रम और सामाजिक संबंध भूल जाते हैं, तो इसे ही वस्तु का पूजावाद कहते हैं। मार्क्स के अनुसार मुख्य बिंदु में हम लोग देखेंगे पूंजीवाद समाज में हम वस्तु की कीमत देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि इसे बनाने में किन लोगों ने कितना श्रम किया है, कितना मेहनत किया है, किन परिस्थितियों में किया है और कैसे किया गया है। वस्तुएं हमेशा जादुई लगने लगती है, जैसे में वे खुद ब खुद मूल्य पैदा करती है, जबकि असल में मूल्य श्रम से आता है। नेक्स्ट में आता है सामाजिक संबंध छिप जाते हैं। असली संबंध श्रमिक और मालिक के बीच होता है, दिखने वाला संबंध खरीदार और वस्तु के बीच में होता है। नेक्स्ट है हम लोग जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आप मोबाइल खरीदते हैं, मान लीजिए मोबाइल खरीदे 20,000 रुपये में या 50,000 मान लीजिए। आपको बस ब्रांड और फीचर दिखते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच पाते, ये नहीं देख पाते कि इसे बनाने में किसने, कितने समय में, किन हालात में, कैसे, कब, कहाँ पे बनाया है, ये आप नहीं देख पाते।
यही है वस्तु की पूजा और असली श्रम का गायब होते जाना, यही से दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे झूठी चेतना। जब शोषित वर्ग यानी मजदूर अपने असली काम, आर्थिक और सामाजिक हित को पहचान नहीं पाता और वही मान्यताएं अपनाता है जो शोषक वर्ग यानी कि मालिक ने अपनाई थी, इसे ही झूठी चेतना कहते हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, हाँ तो लिखो तो सही। मुख्य बिंदु के अनुसार शोषक वर्ग की विचारधारा, पूंजीपति वर्ग अपने हित में विचार, मूल्य और मान्यताएं फैलाते हैं। इन्हें शिक्षा, धर्म, मीडिया, कानून आदि के माध्यम से फैलाया जाता है। शोषित वर्ग इन्हें सच मान लेते हैं, जैसे मजदूर सोचने लग जाते हैं कि उनकी गरीबी कर्म और किस्मत की वजह से न कि आर्थिक व्यवस्था के कारण होती है। शुरू से पूंजीपति वर्ग ने यही झूठा दिलासा लोगों को दिलवाते आए हैं कि उनके पास जो गरीबी है उनकी किस्मत और उनके कर्मों का नतीजा है। लोग आज तक भी यही सोचते आ रहे हैं। लोग आज तक इस बात को सोच ही नहीं पा रहे हैं, इस बात से उभर ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ जो गलत किया गया है वो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किया गया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। परिणाम के तौर पे मजदूर वर्ग को वर्ग चेतना आती ही नहीं है। वह शोषण के खिलाफ संगठित नहीं होते हैं, लोगों में एकजुटता है ही नहीं। मार्क्स का तर्क है कि जब मजदूर झूठी चेतना से बाहर आएगा और अपने असली हित को पहचानेगा तब क्रांति संभव होगी। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री का मजदूर सोचता है कि उसका मालिक बहुत अच्छा है, लेकिन वह बोनस देता है, क्योंकि जब असल में मालिक उसके श्रम में कई गुना अधिक लाभ खुद लेके चला जाता है। तो ये बात तो मजदूर समझ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। क्रांति और सर्वहारा की तानाशाही। जब मजदूर वर्ग चेतना हासिल कर लेते हैं और पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकता है तो यह सामाजिक क्रांति कहलाती है। इस क्रांति के बाद मजदूर वर्ग का अस्थायी शासन सर्वहारा तानाशाही कहलाता है। क्रांति का कारण जो होता है, पूंजीवाद में शोषण और विरोधाभास इतने बढ़ जाते हैं कि मजदूर वर्ग बगावत पे उतर जाते हैं। क्रांति का जो लक्ष्य होता है, उत्पादन के साधन पर मजदूर वर्ग का सामूहिक नियंत्रण, निजी संपत्ति का अंत होता है। सर्वहारा की तानाशाही में क्रांति के बाद मजदूर वर्ग अस्थायी रूप से सत्ता में आ जाता है। यह तानाशाही असल में बहुसंख्यक जनता का शासन है, न कि किसी एक व्यक्ति का। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों को सत्ता में वापस आने से रोकना होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना, ये साम्यवाद है। उदाहरण में 1917 की रूस की क्रांति को मार्क्स के विचार का व्यवहारिक रूप माना जाता है। इसमें बेल्शेविक ने मजदूर वर्ग के नाम पर सत्ता को संभाल लिया था। अब देखेंगे साम्यवाद। साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक व आर्थिक तंत्र है जिसमें उत्पादन के साधन का एक सामूहिक स्वामित्व हो, कोई वर्ग भेद ना हो और राज्य का अंत भी ना हो जाए। यही है साम्यवाद। अब हम लोग देखेंगे कि वर्गहीन समाज कोई शोषक या शोषित वर्ग नहीं होगा, सभी लोग बराबरी के साथ रहेंगे। सामूहिक स्वामित्व में जमीन, फैक्ट्री, मशीन सबका स्वामित्व सामूहिक होगा। निजी संपत्ति का अंत होगा। राज्य का लोप में मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग के हित की रक्षा करता है। वर्ग समाप्त होने के बाद राज्य की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी, ऐसा मार्क्स का अनुमान है। उत्पादन का उद्देश्य में लाभ नहीं बल्कि सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। नारा देख लेते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नारा है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे और अपनी ज़रूरत के अनुसार पाए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कुछ वो आप देख सकते हैं। अब हम लोग कार्ल मार्क्स के समर्थक थिंकर और आलोचक थिंकर को देखेंगे। पहले बात तो समर्थक थिंकर को देख लेते हैं। फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने मार्क्स के सबसे करीबी और सहयोगी रहे हैं।
सह लेखक भी रहे हैं। इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के विचार को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेनिन को इन्होंने क्रांति और सर्वहारा के तानाशाही के विचार को व्यवहार में लागू किया था, वो है रूस 1917 में। फिर है पूंजीवाद के अंतिम चरण के रूप में साम्यवाद में साम्राज्यवाद का विश्लेषण किया था। फिर है ट्रॉट्स्की जिन्होंने स्थायी क्रांति का सिद्धांत मार्क्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रांति के विचार को मजबूत किया था। अब है लग्जमबर्ग, इन्होंने मजदूर आंदोलन और साम्यवाद की प्रबल समर्थन की थी, सुधारवादी का विरोध किया था। ग्राम्स्की इन्होंने विचारधारा और संस्कृति वर्चस्व की अवधारणा से मार्क्स के विचार को विस्तारित किया था। नेक्स्ट में आ जाते हैं अल्थुसर, इन्होंने संरचनावादी मार्क्सवाद के समर्थक रहे हैं। ये राज्य के विचारात्मक और दमनकारी उपकरण का विचार किया था इन्होंने। अब हम लोग मार्क्स के आलोचक थिंकर देख लेते हैं। मार्क्स के आलोचक थिंकर में आ जाते हैं नंबर 1 में दिखा रहे हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है इन्होंने केवल आर्थिक कारक से समाज का विश्लेषण अधूरा माना है, ऐसा वेबर का कहना है। वर्ग के साथ स्थिति और पार्टी को भी इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। फिर आ जाते हैं एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम के अनुसार मार्क्स का अत्यंत संघर्ष केंद्रित दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया था इन्होंने। सामाजिक एकता और सहमति को महत्व दिया था। फिर है पोपर, इन्होंने मार्क्स के ऐतिहासिक निर्धारणवाद का आरोप लगाया था, सिद्धांत को ग्रामर्य बताया था। डेहरेनडॉर्फ में देखते हैं, मार्क्स के वर्ग संघर्ष को सत्ता संघर्ष में परिवर्तित किया था और कहा कि संघर्ष हर समाज में स्थायी नहीं है, न ही केवल पूंजीवाद में। फिर आते हैं एरॉन, इन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना की, समाज की अन्य पहलुओं की उपेक्षा का आरोप भी लगाया था। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं और चलिए अब मिलते हैं। हमारा कार्ल मार्क्स का संपूर्ण विश्लेषण कंप्लीट हो चुका है। इसमें वही सारे पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सब है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। बाय।